इस पूरी डिबेट में लोगों ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। ये परफॉर्मेंस पे नहीं, पोलराइजेशन पे विश्वास रखते हैं। इन्होंने शक्ति की जो बात की, तो हाँ, हमने संकल्प लिया है असुरी शक्तियों का इस नवरात्र में हम सर्वनाश करेंगे। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में करेंगे। देखिए 1922 में भारत में जो एफडीआई था 49 बिलियन डॉलर था, 49 बिलियन डॉलर। 2023 में वो घट के हो गया 28 बिलियन डॉलर। 2024 में आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वो घट के हो गया 10 बिलियन डॉलर। हम जानते हैं अडानी जी के नाम पर आपके भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस पार्टी ने क्या सवाल खड़ा किया? अगर राहुल गांधी जी ड्रग का सवाल खड़ा करते हैं, अगर राहुल गांधी जी भारत पर विदेशी भूमि से हो रहे आक्रमण का सवाल खड़ा करते हैं, तो आपके पेट में अडानी जी के नाम पर तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। इस बार लोकसभा में जिस तरह बीजेपी की सीटें कम हो गई, बावजूद इसके कि जाल सरोज का नैरेटिव बनाया गया। अब सवाल ये है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सत्ता में कौन है जो सत्ता में वो कार्रवाई करे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि विधानसभा चुनाव में, जैसा इस वक्त भी ज्यादातर जो सर्वेज या एनालिस्ट है वो इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे ही सबने सरकार बना दी थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, लेकिन नतीजे आए वो हमारे पक्ष में आए। ऐसे में क्या कोई एक पार्टी आपको ज्यादा मजबूत दिख रही है? और पीएम के इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय? देखिए अंजना जी, आज की तारीख में हरियाणा को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है, और अगर आश्वस्त है तो उसके बहुत स्पष्ट कारण है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अगर आप सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन से 2019 और 2024 और उसके बाद उसके असेंबली इलेक्शन से अगर आप तुलना कर लें, तो आपको इस बात का पूरा अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल क्यों कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा आश्वस्त है और क्यों लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को बढ़त हासिल है। आज की तारीख में पार्लियामेंट इलेक्शन और इस बार असेंबली इलेक्शन में 12% का वोट ड्रॉप हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जो नॉर्मली होता नहीं है। क्योंकि 2014 हो या 2019 हो, प्रधानमंत्री के चुनाव में जो जितना वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ता है उसकी तुलना में असेंबली में घटता जरूर है। लेकिन अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर बीजेपी का वोट परसेंट 2019 की तुलना में अगर 12% गिर जाए और कांग्रेस पार्टी को 20% का अगर जंप मिलता है, तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बेस जो है वो हरियाणा के अंदर पिछले दिनों काफी बढ़ा है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, 2019 में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो वोट का परसेंटेज लोकसभा के चुनाव में था वो 30% का था। यानी बीजेपी को 58% वोट मिला था और कांग्रेस को 28% वोट मिला था। आज की तारीख में जब 2024 में हम आते हैं तो कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज बीजेपी से 1.5% ज्यादा है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री की रैलियां पिछले दिनों जो हरियाणा के अंदर देखने में मिली है, उसमें भीड़ भी इकट्ठा नहीं हुई और उस तरीके का जो एंथुसियाज्म था वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इस ओर भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़। तीसरी बात कि आज की अभी पिछले दिनों जो सर्वे हुआ सीएसडीएस का, उसने ये भी दर्शाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता लगभग बराबर है, जो अपने आप एक इंडिकेटर है। चौथी बात, जो सबसे बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर वो पोस्टर से पूरी तरीके से गायब है। तो इशारा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वहां डिफेंसिव और कांग्रेस पार्टी का मोमेंटम गेन कर। विनोद अग्निहोत्री जी, आपकी क्या राय है इस पर? क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है, या फिर देखिए कई बार होता है पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल पंडित बैठकर खूब बोलते हैं, और ये सच है कि अगर पॉलिटिकल पंडित की बात सुनी गई होती तो चाहे वो एमपी है वहां तो पक्का ही कांग्रेस की सरकार बन रही थी। छत्तीसगढ़ में तो बननी थी फिर से बघेल की सरकार, और राजस्थान में भी तो कांग्रेस पार्टी की तीनों राज्यों में सरकार बन रही थी। लेकिन जो चुनावी नतीजे आए विधानसभा के वो उससे विपरीत है। नहीं अंजना जी, देखिए हरियाणा जो है वो ऐसा प्रदेश है जहाँ कुरुक्षेत्र भी है और पानीपत भी है, तो ये दोनों इलाके लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए घमासान और महाभारत तो तय है और वो हो भी रहा है। अभी आशुतोष ने बहुत सारे कारण गिनाए कांग्रेस के पक्ष में। मुझे लगता है कि आंकड़ों की बात उन्होंने कर ली है, लेकिन कुछ तथ्य है जिन पर हमको गौर करना चाहिए। 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव वो तूफानी ढंग से जीती थी पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक के आलोक में, और उसके तुरंत 2-3 महीने बाद हरियाणा के चुनाव हुए थे जैसे अब हो रहे हैं, और तब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर अटक गई थी आकर के, और पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसका मतलब यह था कि उस वक्त हरियाणा की जनता ने एक संकेत दे दिया था कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कामकाज से खुश नहीं है, इसीलिए पूर्ण बहुमत की जो सरकार थी भाजपा की वो 40 सीट पर अटक गई और उसको गठबंधन करना पड़ा जेजेपी से। उसके बावजूद भाजपा नेतृत्व में मुख्यमंत्री खट्टर को नहीं बदला और खट्टर साहब 4.5 साल और चले। 4.5 साल चलने के बाद, यानी 9.5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री मोदी जी को यह एहसास हुआ कि खट्टर साहब से गाड़ी चलने वाली नहीं है, और इसीलिए ओबीसी मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी को लाया गया। क्योंकि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव था उसमें जो आधे पर बीजेपी और कांग्रेस को कर दिया, उससे भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सतर्क हुआ। लेकिन एक तो नायब सिंह सैनी को समय कम मिला, दूसरा नायब सिंह सैनी उस तरह के पिछड़ों के नेता हरियाणा में नहीं है जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे। अच्छा, मध्य प्रदेश की तुलना बार बार जैसे हम लोग कर रहे हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश और हरियाणा में एक फर्क यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो अथक मेहनत की थी, अथक मेहनत तो इसलिए कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा रैलियां और मीडिया शिवराज सिंह चौहान ने विकेंद्रित रूप से की थी और लाडली बहना योजना को घर घर पहुंचाया था, वैसी कोई मेहनत हरियाणा का स्थानीय नेता करता नहीं दिखाई दे रहा। उसके उलट
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे कमलनाथ जी, वो 1:30 बजे घर से निकलते थे और 2 मीटिंग करके लौट आते थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मनोबल टूटा हुआ था। यहाँ उल्टा है, यहाँ हुड्डा जो है, हुड्डा और अब तो शैलजा भी आ गई और राहुल गांधी खुद मैदान में है। तो ये दिखाता है कांग्रेस का मनोबल यहाँ काफी बढ़ा हुआ है और कांग्रेस ने शायद अपनी गलतियां, जो गलती उसने मध्य प्रदेश में की, जो गलती उसने छत्तीसगढ़ में की, राजस्थान में तो फिर भी उसका परिणाम भले सरकार न बनी हो, लेकिन 21-22 सीटों को समेटने वाली पार्टी 70 से ज्यादा सीटें जीती है, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सबक लिया है कांग्रेस पार्टी ने। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बनाने की उसने कोशिश की है कि पिछड़े और दलित जो कांग्रेस ने लोकसभा में जिनका वोट अपनी ओर लिया था, उनको वापस खींचने की कोशिश कर रही है। उनकी कोशिश है कि जाट बनाम अदर्स किया जाए, जो हरियाणा की राजनीति में हालत कभी वैसे हुआ नहीं है। तो मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूँ। तो हरियाणा में जब वोट पड़ा है तो एक तरफा पड़ा है। ठीक है, मैं देखिए सुधांशु जी अब 2 मुद्दों पर प्रश्न करना चाहती हूँ। एक तो जातिवाद की उन्होंने बात की, जो जाति वाली पॉलिटिक्स की बात की, तो 20% दलित है। आप जाट नॉन जाट अगर वोट को मतलब इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा, जिससे में जाट लगभग 22 से 25% वहां पर है। अभय जी ने सबसे पहले नवरात्रि सबको बधाई दी, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि आज हम शक्ति की आराधना के पर्व पर हैं, हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे हमें लड़ना है। चल झूठा। और वो ऐसे हवा में नहीं कहा था कि वो कहीं मेरा बयान तोड़ मरोड़ दिया गया था। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में जब वो तमिलनाडु में गए थे, तो जॉर्ज पुनिया जो कहता भारत की धरती इतनी पवित्र है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं उस पर टच न कर जाए, उसके साथ वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो समझा रहा है कि हिंदू धर्म की शिव शक्ति वगैरह कुछ नहीं होता, जो हमारे यहाँ है वो सही है। तो ऐसी बात नहीं कि ये हवा में। फिर ये जब बात कहते हैं कुरुक्षेत्र से शुरू किया, तो मुझे लगता है कुरुक्षेत्र का नाम कांग्रेस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है और ये तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो ये कहां पे आ गए? आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं कि सारे दल तो गठबंधन के लिए ललायित थे। अगर कांग्रेस इतनी आश्वस्त थी तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए वो क्यों प्रयत्नशील? ये मनगढ़ंत कहानियां जो राहुल गांधी जी बनाए कि वो अमेरिका में जाके मिले उन लोगों से जो युवा था यहाँ का और बेरोजगार था, इसलिए वो टर्की के रास्ते घूम के गया और 35 लाख रुपए खर्च किए। भाई जिसके पास 35 लाख होंगे वो तो सीधे वीजा लेके जा सकता है। 35 लाख रुपए ले ले और 20 लाख रुपए आपको मुद्रा योजना से मिलते हैं, 50-55 लाख रुपए में आप छोटा मोटा व्यापार कर सकते हो। इस तरह की बात लगता है जैसे स्पीच राइटर की बजाय किसी फिल्मी राइटर को ले आए हो। अब अगला पॉइंट बोलता हूं जो आशुतोष जी और इन्होंने बोला, महोदय सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, यूपी में भी तो ये कहा जा रहा था कि सपा की सरकार आ रही, हरवाई दिए थे। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनवाई दिए थे और गुजरात में आम आदमी पार्टी क्रांति किए दे रही थी। सारी बातें अलग हो गई। और अंत में जो आपने सवाल किया अंजना जी, बहुत सही आपने पूछा। राहुल गांधी हर जगह जात 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 पूछते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं हरियाणा में अपने मुख्यमंत्री का नाम मत बताइए, जात बता दीजिए, क्योंकि आप हर चीज की जात पूछते हैं तो मंचों पे जो लोग रहे उनकी जात गिनवाइए। जो लोग वकील की जात, पत्रकारों की जात, मिस इंडिया की जात पूछते हैं, वो अपने मंचों पर लोगों की जात बताएं और कम से कम ये बता के जाएं कि किस जाति का मुख्यमंत्री होगा। और नायब सिंह सैनी जी को जो हमने बनाया है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, उत्तर भारत में जिसे हिंदी पट्टी कहते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा में ये 11वें सीएम और डिप्टी सीएम हैं और सब अलग अलग जातियों के हैं। शक्ति से उनका अटैक शुरू हुआ था और फिर तमाम मुद्दों पर होते हुए वो जाति पर पहुंचा है सीएम के। बताइए। बस इस पूरी डिबेट में लोगों ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। ये परफॉर्मेंस पे नहीं, पोलराइजेशन पे विश्वास रखते हैं। अंजना जी ने पूछा काम बताइए, तो ये जाति का सवाल कर रहे हैं। इन्होंने शक्ति की जो बात की, तो हाँ हमने संकल्प लिया है असुरी शक्तियों का इस नवरात्र में हम सर्वनाश करेंगे। हरियाणा ही नहीं पूरे देश में करेंगे। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। किसान मोर्चे का अध्यक्ष सुखविंदर ढांगी भारतीय जनता पार्टी का क्यों छोड़कर गया पार्टी, बताइए? क्योंकि किसानों को रोंद कर मार डाला आपने, तो उसने कहा मैं ऐसे राजनीतिक दल में रहना पसंद नहीं करता हूं। पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष करण कंबोज पार्टी क्यों छोड़ी? दलित और पिछड़ों के साथ आप अन्याय करते हैं इसलिए। सुमेर सिंह तंवर हरियाणा का सबसे बड़ा दलित नेता, 37 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय नेतृत्व तक उसने किया। क्यों छोड़ गया वो दलित नेता? क्या आरोप लगाया उसने? महिला पहलवानों से आहत होकर कांता देवी भारतीय जनता पार्टी की महिला उप प्रमुख क्यों छोड़ गई, बताइए ना। तो ये सारे संकेत दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी की पराभव के। सैनी साहब को ले आए, खट्टर साहब को 9-9.5 साल तक जब ये आभास हो गया कि अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, तो सैनी साहब को, और सैनी साहब भी ऐसा नहीं है ना, कई बार सीटें नारायणगढ़ से पहली बार हारे, फिर जीते तो छोड़कर करनाल आ गए। करनाल से फिर अब क्यों बदला, लाड़वा क्यों लड़ा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है नेतृत्व आपका अक्षम्य है। अब मैं बता रहा हूं हरियाणा में प्रमुख मुद्दे क्या है। हरियाणा का प्रमुख मुद्दा है कि 300 यूनिट कांग्रेस पार्टी बिजली मुफ्त देगी। हरियाणा का मुद्दा है कि बेटियों को 2000 रुपए का न्याय हम हर माह हरियाणा की बेटियों के खातों में डालेंगे। 24,000 रुपए साल मिलेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। समर्थन मूल्य के लिए बाध्य करेंगे केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार भी कानून लाए और हरियाणा के लोगों को उसका न्याय मिल पाए। SC ST OBC को उसके घर का न्याय देंगे हम। आपने दलितों का प्रश्न खड़ा किया। प्रधानमंत्री जी किस राज्य से आते हैं? समूचे देश में सबसे ज्यादा अगर दलितों पर कहीं अत्याचार हो रहा है तो 23.7% उत्तर प्रदेश से हो रहा है।
किस मुंह से बात करेंगे प्रधानमंत्री जी दलितों के हक की? ठीक कि आपके लिए उन तमाम जगहों पर, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो, तीसरी बार जब आप जा रहे हैं, आपके वोटर में जो आपका कोर वोटर भी है, उसका एंथुजियाज्म बहुत कम हो गया है वोटिंग को लेकर। तो आपको इसका खामियाजा यूपी कई जगहों पर देश भर में भी भुगतना पड़ा है। वोटिंग परसेंटेज गिरी, आपके कई वोटर्स निकले नहीं, उनमें वो जोश कम हुआ है। और दूसरा मुद्दा है परिवारवाद पर। आपने चाहे वो 14 हो, 19 हो, 24 हो, बार बार आपने घेरा, विधानसभा चुनाव में आप घेरते हैं। अभय जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जाके चेक करिए कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट था इसमें कर्नाटक में और कितना आपके आने के बाद हुआ है। आधे से ज्यादा कम हो गया। मुझे जहां तक ध्यान है 1,63,000 या कैसे करोड़ का था, अब 84,000 या 54,000 करोड़ पे आ गया है। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं ध्यान आ रही है। इतना भारी गिरावट आई है कर्नाटक में। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और यहां तो और मजेदार बात हो गई, जहां तक हमें जानकारी है शायद बजरंग पुनिया जी को किसान सेल का प्रमुख बना दिया गया। हरियाणा जैसे राज्य से जो किसानों के लिए पूरे देश में जाना जाता है, वहां एक किसान नहीं मिला किसान वाले सेल का चीफ बनाने के लिए। एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी मिला आपको बनाने के लिए। यह अपने आप में बहुत सवाल सा पैदा करता है। कोई सेंस है इस बात की? अब उस पे आते हुए परिवारवाद की बात करें, अंजना जी, मैं कई बार आपके चैनल पे भी बोल चुका हूं, परिवारवाद और परिवार में अंतर होता है जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर होता है। पूंजी सबको चाहिए, चाहे नौकरी के माध्यम से मिले या व्यापार के माध्यम से मिले, जीवन यापन करने के लिए। पूंजीवाद यह होता है कि सारी पूंजी मेरे पास, तो परिवार का व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता, यह प्रतिबंध नहीं लग सकता। परिवारवाद यह होता है कि पार्टी ही मेरी रहेगी। आज हम 2024 में बैठे हैं, जाके चेक करिए। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और वहां से 1930 लाहौर कांग्रेस में नेहरू जी को मिला और आज तक उनके पास है। और मैं चुनौती से कहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा छोड़ के जितनी पार्टियां हैं, सुनिए, आरजेडी हो या सपा हो, 90 से बने परिवार पर ही 35 साल से कंट्रोल। वो कह रहे हैं कि देखिए, पार्टी पर बपौती होना एक परिवार का, पार्टी का एक फैमिली लिमिटेड बन जाना, या फिर सत्ता के शीर्ष पर बैठना और उसको सांसद बनाना, और ये, और ज्यादातर बीजेपी ऐसा करती है कि वो एक फैमिली से दो लोगों को पद नहीं देती है। ये उनका दलील रहती है। सुधांशु जी पार्लियामेंट जाते हैं ना, तो उस पर एक हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र रखा है, लिखा हुआ है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वो कहते हैं कि ये परिवार, हमारा पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। आपने क्या किसका हित साधा बताइए? किसान परिवारों का हित साधा? उनकी तो आमदनी 27 रुपए कर दी। लेकिन एक परिवार ऐसा है जो 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी। 100 परिवार हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की कहानी सुनिए। 100 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 1.5 साल तक हिंदुस्तान के बजट जितना पैसा, 54 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिया। और हिंदुस्तान के जो 60% परिवार हैं, वो बहुत जो निचले परिवार है, उनके पास सिर्फ 3% पैसा गया। ये कैसी सरकार चला रहे हैं आप? किसानों की बात करते हैं, किसानों का दर्द जाना कभी? किसानों ने क्या कहा था? किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए, क्योंकि 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। नरेंद्र सिंह तोमर 7 साल तक कहते रहे प्रधानमंत्री जी को कि कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, खाद पर से जीएसटी हटा दीजिए। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने एग्रीकल्चर को कहा, उन्होंने कहा 7 साल तक प्रधानमंत्री ने मेरी बात नहीं सुनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, जो अभय जी कह रहे हैं आशुतोष जी, उस पर भी आपका जवाब, और साथ ही जो सुधांशु जी ने कहा है। लेकिन परिवारवाद की ये परिभाषा क्या, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, ये परिभाषा क्या चलेगी? अब देखिए, बीजेपी एक नया दाव तो खेलती है। नायब सिंह सैनी, कोई नहीं जानता था, अचानक उनको, मतलब जानते तो सभी थे वहां पर जो हरियाणा की पॉलिटिक्स को कवर थे, लेकिन सरप्राइज कैंडिडेट के तौर पर वो सीएम बनाते हैं। मोहनलाल यादव को वहां पर, वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग का तरीका देखा गया, जहां मोहनलाल यादव को, किसी यादव को पहली बार बीजेपी ने एमपी में बनाया, विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ में, वहां मोहन मांझी को ओडिशा में बनाया, यहाँ पर भजनलाल शर्मा को राजस्थान में। तो कुल मिलाकर मतलब शीर्ष पदों पर, हालांकि ऐसे अनेकों केंद्रीय मंत्री हैं जिनको आप ट्रेस कीजिएगा तो वो किसी न किसी फैमिली से निकलते हैं, लेकिन शीर्ष पदों पर जो लोग बैठे हैं उनमें आप ऐसी फैमिली लीनियज नहीं देखते हैं, विरासत वाली पॉलिटिक्स। क्या इस दलील में दम है? देखिए अंजना जी, जब भी नरेंद्र मोदी के युग का असेसमेंट किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि अटल आडवाणी के जमाने में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स पैदा किए उन लोगों ने। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इतनी शानदार, इतनी मजबूत थी कि आज भारतीय जनता पार्टी उसके मोमेंटम पे चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जमाने में आप देखिएगा, जितने क्षेत्रीय सत्र थे सबको ठिकाने लगा दिया, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, आप कहीं भी जाके देख लीजिए। और ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में एक देखा जाएगा। ये राजनीति ही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक हुई। सुधांशु जी ने बड़ी अच्छी बात की, एफडीआई के बारे में बातचीत की, तो मैं थोड़ा सा डेटा उसके बारे में देना चाहता हूं। कर्नाटक के बारे में बात की, मैं ऑल इंडिया के बारे में बात की। देखिए 1922 में भारत में जो एफडीआई था $49 बिलियन था, $49 बिलियन। 2023 में वो घटके हो गया $28 बिलियन। 2024 में आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वो घटके हो गया $10 बिलियन। 2007 के बाद हिंदुस्तान में एफडीआई का इनफ्लो सबसे कम है 2007 के बाद से, और भारत का एफडीआई रैंकिंग 8 से घटके 15 पे चला गया है। तो ये जो अर्थव्यवस्था की स्थिति, दरअसल यही भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में सबसे बड़े मुश्किल का सबब है। आशुतोष जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं $10 बिलियन एफडीआई रह गया है।
अरे भैया $650 बिलियन तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो पिछले 1-1.5 साल में 500 से 650 बिलियन पहुंचा है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन है और रह गया है 10 बिलियन। बताइए कहां से आंकड़े आते हैं और ये कौन सा किस रूप में प्रस्तुत करता है। मुझे लगता है ये वही है जो भ्रम फैला के भारत के बारे में दुष्प्रचार करना चाहते हैं। अब उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आता। पर एक बात मैं अभय दुबे जी की बात, इन्होंने कहा 100 परिवार ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है। वो परिवार क्या पहले गुमटी लगाते थे करोड़बाग में? अभय जी, उन 100 परिवारों में एक परिवार वो है जिसके घर में महात्मा गांधी रहते थे। अंतिम सांस उन्होंने बिरला हाउस में ली। बोलिए बिरला है कि नहीं उन 100 परिवारों में? जमनालाल बजाज है कि नहीं उन 100 परिवारों में? यह है भ्रम फैलाना। कह रहे उद्योगपतियों से करीबी कांग्रेस पार्टी की भी चर्चाओं में रहती थी, सब उस दौर में भी सबने देखा है। दूसरा उनका प्रश्न यही है कि कुल मिलाकर कांग्रेस की जो सोच है उस पर वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपका छोटा सा जवाब। हाँ, बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगा। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि 2020 से लेकर 23 तक 100 लोगों के पास भारत के संसाधनों का 60% हिस्सा गया है। बड़ी बात कर रहे हैं। हम जानते हैं अडानी जी के नाम पर आपके भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस पार्टी ने क्या सवाल खड़ा किया? विदेश का जिक्र किया, तो हाँ, उसी धरती की मैं बात कर रहा हूं। चांग चुंग लिंग, एक चीनी नागरिक जिस पर भारत की एजेंसियों की निगाह थी, वो अगर अडानी जी के भाई विनोद अडानी जी के साथ साझा काम करता है और स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगता है, तब कांग्रेस पार्टी यह आरोप आप पर लगाती है। कांग्रेस पार्टी आरोप इसलिए लगाती है कि विदेशों की धरती से भारत के संसाधनों की लूट हो रही। सुधांशु त्रिवेदी जी, हमने कहा कि स्ट्रेटेजिक एरिया में अगर अडानी जी काम कर रहे हैं, इलारा नाम की डूबीएस कंपनी है, 13 ऐसी कंपनियां थी जिसको खुद सेबी ने कहा। अभी जो माधवीपुरी बुच जी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने प्रोटेक्ट किया, वो इसीलिए लग रहे हैं कि जब 13 ऐसी कंपनियां थी, फॉरेन पोर्टफोलियोज थे जिन पर संदेह था सेबी को, और वो उनका सारे के सारा संबंध विनोद अडानी जी से था। तो क्या ये देश के हित में प्रश्न खड़ा करना विदेशियों के साथ खड़े हो जाना का प्रश्न है? ड्रग्स किसके यहां पकड़ाए थे बताइए ना? 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मुद्रा के पोर्ट से बनाए। एक नोटिस भी दिया आपने अडानी जी को, और डीआरआई ने यह कहा, डायरेक्टिव रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यह कहा कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स, ये संदेह है कि सेमी टेलकम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान से आया था, जो यहां से उठकर चला गया है। तो ड्रग्स की गर्त में कौन धकेल रहा है हिंदुस्तान में? एक भी एक्शन आपने लिया? हरियाणा का युवा हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर कश्मीर तक भारत ड्रग की गर्त में, भारत की नौजवान पीढ़ी को ड्रग की गर्त में आपने धकेल दिया। अगर राहुल गांधी जी ड्रग का सवाल खड़ा करते हैं, अगर राहुल गांधी जी भारत पर विदेशी भूमि से हो रहे आक्रमण का सवाल खड़ा करते हैं, तो आपके पेट में अडानी जी के नाम पर तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती। क्यों नहीं हम सवाल खड़ा करेंगे? किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दो और वो 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए। जब प्रधानमंत्री कहते थे आपदा में अवसर ढूंढिए, कोविड के टाइम 6,000% उनकी कंपनियों में का इजाफा हुआ, तब क्या सर्विलांस डिवीजन क्या कर रहा था सेबी का? अगर ये सवाल कांग्रेस पार्टी खड़ा करती है तो इसके जवाब देने चाहिए, बजाय इसके कि आरोप लगाए कि विदेशी धरती से हमारी भारत की कंपनियों पर आक्रमण। भारत की कोई कंपनियों पर आक्रमण नहीं हो रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि 5 बड़ी कंपनियों ने हिंदुस्तान में मोनोपोली स्टेब्लिश कर ली, जिसके कारण रोजगार के अवसर हमारे यहां सृजित नहीं हो रहे और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये अकेले राहुल गांधी जी नहीं है, भारत के संवैधानिक पदों पर रहे हुए लोग भी इसके खिलाफ मुखरता से बोल रहे हैं। विनोद जी, आपको लगता है कि ये विदेशी कंपनियों पर टारगेट नहीं करती है कांग्रेस, देसी कंपनियों पर कर रही है? विदेशी जॉर्ज सोरोस का नाम, ये तमाम मुद्दे इधर या उधर किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं? इस बार लोकसभा में जिस तरह बीजेपी की सीटें कम हो गई, बावजूद इसके कि जॉर्ज सोरोस का नैरेटिव बनाया गया। अब सवाल ये है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सत्ता में कौन है? जो सत्ता में वो कार्यवाही करे, वो रोके, वो सारी टूल किट पे बैन लगाए। नंबर 1, खाली कहने से नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जनता के अंदर ये मुद्दे असर नहीं करते। जनता के अंदर मुद्दे असर करते हैं महंगाई, बेरोजगारी, या उनके अपने जो मुद्दे रोजमर्रा के हैं। हरियाणा का चुनाव हरियाणा के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। वहां जॉर्ज सोरोस क्या कर रहे हैं या अडानी जी की कंपनी में निवेश किसका है, इस पर कोई वोट नहीं पड़ने वाला है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन परे